अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। बांग्लादेश में तलबा का एक और एहतजाज रंग ले आया। शेख हसीना वाजिद ने गैर मुनसिफाना कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज को कुचलने की भरपूर कोशिश की। बांग्लादेश में 56% कोटा और 44% मेरिट सिस्टम फॉलो होता था। 56% में से 10% खवातीन, 10% पसमानदा इजला, 5% नस्ली अक़लियतें, 1% माजूर और 30% कोटा ऐसे अफराद की औलादों को दिया जाता जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश के लिए जद्दोजहद की। यही वो नुक्ता था जिसके खिलाफ बांग्लादेश की करीबन हर यूनिवर्सिटी के तलबा एहतजाज कर रहे थे। 21 जुलाई को बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को 7% तक महदूद कर दिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जून में शुरू होने वाला तलबा एहतजाज को जिस तरह अवामी लीग की हामी छात्रा लीग ने तशद्दुद का निशाना बनाया, मासूम तलबा को हलाक किया गया, उसके खिलाफ एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई। तलबा कोटा सिस्टम से अब आगे बढ़कर शेख हसीना की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने लगे। कोई शक नहीं, शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने मैक्रो एतबार से काफ़ी तरक्की की। 2005 में बांग्लादेशी ज़मीन पर 50,000 किलोमीटर पर सड़कें थीं, 2021 में 90,000 किलोमीटर हो गई। शेख हसीना से पहले 5 एयरपोर्ट्स थे जो बढ़कर 10 हो गए। 2005 में 50% बिजली थी जो 90% हो गई। गुर्बत 40% से कम होकर 25% रह गई। मगर बांग्लादेश की इस तरक्की में गारमेंट्स की उन एक्सपोर्ट्स का हिस्सा था जिसके लिए बहुत सस्ती लेबर दी जाती, इसलिए बांग्लादेश को पैराडाइज ऑफ चीप लेबर भी कहा गया। बांग्लादेश में 1,80,00,000 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के पास मुनासिब रोजगार नहीं। हर साल 4 लाख नौजवान सिर्फ 3,000 सरकारी मुलाजमतों के लिए किस्मत आजमाते हैं। अब भी 19% के लगभग बांग्लादेशी गरीब हैं। एक तरफ माशी सूरत हाल ये है तो दूसरी तरफ शेख हसीना ने 2008 के बाद से अपने इक़्तिदार को फाशिज्म की राह पर चलाने की कोशिश की। 2008, 14, 18 और 24 के इंतहाई मुतनाज़ इंतखाबात में शेख हसीना भरपूर मैंडेट लेकर कामयाब होती रही। अपोजिशन जमातें, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी इन इंतखाबात को तस्लीम करने के लिए ही तैयार नहीं होती थी। अब अमली तौर पर बांग्लादेश की कमांड एंड कंट्रोल फौज ने संभाली है। एक काबीना बना दी गई है जो कि वक्ती तौर पर मामलात संभालेगी। बांग्लादेश में भी फौज सियासी उमूर में मुदाखलत करती रही है। ज़ियाउर रहमान और हुसैन मोहम्मद इरशाद के इक़्तिदार इसकी मिसालें हैं, जबकि बांग्लादेशी मॉडल के तहत बांग्लादेश में हाइब्रिड निज़ाम का तजुर्बा भी हो चुका है। बंगालियों को बर्रे सगीर में तारीखी तौर पर सियासी एतबार से इंतहाई बाशऊर कौम माना जाता है। अब देखना होगा कि शेख हसीना की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ कामयाब एहतजाज के बाद क्या बांग्लादेशी अवाम ऐसा निज़ाम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जिस निज़ाम में कोई उनके सियासी और माशी हक को पामाल न कर सके। इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और ज़ैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, बांग्लादेशी तलबा की जीत, शेख हसीना से निजात, फौजी हिमायत से अबूरी हुकूमत कायम, बांग्लादेश का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? ज़ैगम खान साहब, आमरियत, हाइब्रिड निज़ाम, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी या फिर जमहूरियत, कहाँ जाते देखते हैं और कब तक आपको नजर आता है कि इंतखाबात की तरफ जाएगा यह मामला? देखिए आयशा, इन सब चीज़ों का तजर्बा बांग्लादेश ने करके देख लिया है। बल्कि बांग्लादेश हमसे आगे आगे होता था और पाकिस्तान में बांग्लादेश मॉडल्स की बात होती थी। किस तरह का हाइब्रिड सिस्टम नहीं, उस तरह का हाइब्रिड सिस्टम हो, अदालतों वाला हाइब्रिड सिस्टम हो या इस्टेब्लिशमेंट वाला हाइब्रिड सिस्टम हो। और अभी उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें से गुजरे हैं गुज़श्ता 15 साल का, वो ऐसी आमरियत थी जिसने मिसाली डेवलपमेंट डिलीवर की, जिसकी कुछ मिसालें आपने दी। आपने जिस तरह बताया कि गुर्बत आधी हो गई, 25% से भी नीचे चली गई। और जो तरक्की है अगर आप देखें तो वो इतनी अमेजिंग है कि तकरीबन 5 गुना उनकी जीडीपी हो गई। उनके आप ज़खायर देखें, जो उनके गैर मुल्की जो करेंसी है उसके ज़खायर है, दैट इज़ अमेजिंग। और दुनिया के लीस्ट इंडेटेड नेशंस में से है। वो उन मुल्कों में से है जिन पर बहुत ही कम कर्ज है। फिर समाजी तरक्की भी डिलीवर की, सेहत, तालीम, डिजिटाइजेशन, क्या कुछ नहीं किया। हसीना वाजिद ने पर लगा कर उड़ाया, लेकिन क्या नहीं दिया? हकूक नहीं दिए। क्या नहीं दिया? जमहूरियत नहीं दी। ये वो लावा है जो पकड़ा था, ये वो चीज़ है जो प्रेशर कुकर में बन रही थी। मेरी जब बांग्लादेशी दोस्तों से बात होती थी तो जहां मैं उनकी इस मिसाली तरक्की की तारीफ करता था तो मैं इस खदशे का इजहार ज़रूर करता था
कि जो जमहूरियत का ना होना है, इसके नतीजे में किसी दिन बांग्लादेश फट सकता है। तो जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुजाहरे हुए, वो कन्फ्लिक्ट की वजह नहीं था, उसको हम कहते हैं ट्रिगर। ओके, यानी बारूद इकट्ठा है और कोई चिंगारी, वो चिंगारी कोई और भी हो सकती थी, वो कोटा सिस्टम की जगह कोई चीज और भी हो सकती थी। इस प्रेशर कुकर ने फटना था, ये फट गया। इसमें 15 साल की स्टीम थी, इसमें 15 साल का बारूद था। तो क्या कि डेवलपमेंट को लोगों ने मुस्तरद करके जमहूरियत का मुतालबा किया। दुनिया में जो भी डिक्टेटर आता है, उनकी जो बड़ी तादाद होती है, वो कहती है कि तरक्की ले लो, हकूक मत मांगो। पाकिस्तान के डिक्टेटर भी यही कुछ करते रहे हैं। अब तो खैर तरक्की देने जोगा भी कोई नहीं बचा, तो यही कहते रहे हैं कि तरक्की लो, हकूक को छोड़ो। तो उन्होंने भी जी, मोहतरमा ने भी, वज़ीर आज़म साहिबा ने, हसीना वाजिद ने यही देने की कोशिश की, यही बार्गेन की कि मैं तुम्हें डेवलपमेंट डिलीवर करती हूं, तुम इलेक्शन का मत पूछो कि कैसे इलेक्शन में करा रही हूं, वो मुझे तुम रिग करने दो। ये मत पूछो कि मैं बंदों को उठा रही हूं, जेल में ठोस रही हूं, आवाज़ों को दबा रही हूं, सेंसरशिप कर रही हूं। तुम तो तरक्की कर रहे हो ना, तालीम हासिल कर रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो ना, तुम्हारा मुल्क तो एक शाइनिंग स्टार बन गया है ना, एक एशियन टाइगर बन रहा है ना। सारी दुनिया कह रही थी कि साउथ एशिया के तमाम मुल्कों से एक बांग्लादेशी इस दौर में ज़्यादा अमीर हो गया। आज का बांग्लादेशी पाकिस्तानी से तो खैर बहुत अमीर है, इंडियन से भी ज़्यादा अमीर है। वो जो कहते थे ना कि एक बांग्लादेशी भाग के इंडिया जाते हैं, तो आज ये बात की जाती है कि बांग्लादेशी अब इंडिया में क्यों जाएगा। लेकिन लोगों ने अथॉरिटेरियनिज्म को मुस्तरद किया है, हाइब्रिड के वो तजर्बे कर चुके हैं। मेरा ख्याल है जमहूरियत से कम पर बांग्लादेशी रजामंद नहीं होंगे, और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इतनी बड़ी मिडिल क्लास वहां पैदा हुई है। लेकिन क्या खतरात नहीं है? खतरात मौजूद हैं। अरब स्प्रिंग की मिसाल हमारे सामने है, जहां जमहूरियत की जंग लड़ी गई, लेकिन लोगों ने जीती हुई जंगें हारी। यूक्रेन में, जॉर्जिया में, किर्गिस्तान में, मिस्र में, लीबिया में, शाम में, ट्यूनिस में। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि बांग्लादेशी जो जंग जीते हैं, जिस मकसद को जीते हैं, वो जमहूरियत और हुकूक मिल सकेंगे। हसन निसार साहब, बांग्लादेश में मिसाली डेवलपमेंट भी एक फाशिस्ट हुक्मरान को बचा नहीं सकी, जो ज़ैगम साहब बात कर रहे थे। क्या वो जमहूरियत हासिल कर लेंगे जिसके लिए सब कुछ उन्होंने किया है? क्या सबक मिलता है यहाँ से? ये तो मुझे सबक तो नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज तक हमारे प्रोग्राम में जितने सवाल हुए हैं, ये शायद इकलौता सवाल है जिसका जवाब देने के लिए मैं थोड़ा क्वालिफाई करता हूँ जी। कहानी ये है कि एज एन अंडर ग्रेजुएट पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में तकरीबन 25% बंगालीज का कोटा था, जो या डिपार्टमेंट्स में या हॉस्टल नंबर 1 जो अब कायदे आज़म हॉल कहलाता है। मैं क्लास फेलो से हमारे ये हॉस्टल फेलो, 5 साल हमने दिन रात इकट्ठे गुजारे। एक बात तय है, न उस ज़माने में भी कि हमारे और इनके दरमियान तो मज़हब भी मुश्तरक नहीं है, उनका मजहबी प्रैक्टिस का तरीका भी मुख्तलिफ था। तो मैं अपने दोस्तों को कहा करता था, ये नथिंग इन कॉमन। बंगालियों को याद रखें, ना बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ना ज़्यादा देर तक दबाया जा सकता है। ये लिख के रख लें, उनकी दुनिया ही और है। मैं एक दो मिसालें देता हूँ ताकि ज़रा आपके व्यूअर को समझ आए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम सिगरेट पीते थे, मेज़ पर पैकेट वो जुराबों में रखते थे, वो डिसिप्लिन थे। हम महीने के आखिरी हफ्ते उधार पे जीते थे। मैंने कभी किसी बंगाली लड़के को 1 रुपए का कैंटीन पे, कैफेटेरिया में उधार ले। खैर, अच्छा, एक बात तो ये समझ लें, नतीजा मैं आपको ऑब्वियस है। खैर, एक किताब है बांग्लादेश एन अनटोल्ड स्टोरी, जो मेरे एक दोस्त ने लिखी है, जो शरीफुल हक दालियाम, वो बीर उत्तम है, सितारा जुर्रत या इस तरह का, इससे भी शायद ऊपर का लेवल है। बीर उत्तम वही उनका है, फौजी है वो। सही। तो शरीफुल हक दालियाम जो लिखता है, उसको अगर आप पढ़ लो तो एक बात फौरन समझ आ जाएगी कि जेन्युइन डेमोक्रेसी तक वो सरतापा एहतजाज में रहेंगे और ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। ये नहीं चलेगी, ये याद रखें।
बंगालीज का और हम पंजाबियों को कख भी नहीं मिलता। और मिजाज का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, ये मामूली बात नहीं कि उन्होंने अपने कायदे आज़म, बंगला बंधु कहते हैं वो, उसके मुजस्मे को मैंने अभी टूटते देखा। जी बिल्कुल ऐसा, धज्जियां उड़ा दी उसने। यानी वो शख्सियत परस्ती, बुत परस्ती ना, दे मीन बिजनेस। 5 साल का तजर्बा और दिन रात का। इस तरह बहन भाई इकट्ठे नहीं रहते जैसे हम रहे। चलें, ठीक हो गया। ये नहीं होना। हसन निसार साहब ने दुआ शुआ की भी दुआ की जरूरत उनको होती है जिन्होंने करना कुछ नहीं होता। दुआ रिट है, इसके लिए मेरिट चाहिए। ठीक हो गया, मेरी दुआओं से नहीं होता कुछ। 2 ऑप्शंस आए कि जमहूरियत वो हासिल करके ठहरेंगे। अबसार साहब, बरे-सगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है, और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की, इन तीनों की अगर हम देखें कि 2 मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर? पूरे आलम इस्लाम बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक तो बंगला बंधु का जो मुजस्मा टूटते देखा, तो इससे बहुत बड़े बड़े वाक़यात हम देख चुके हैं। हमने तो मुल्क बनाने वाले कायद आज़म की बहन को गद्दार करार दिया, और हमने जिनाह हाउस, कायद आज़म का घर, उसको घुस के आग लगा दी, सब कुछ तबाह कर दिया। आज मैं देख रहा था अभी ये तस्वीरें, कोई वहाँ से हसीना वाजिद के घर से बत्तख उठा के जा रहा था, कोई खरगोश, कोई बकरी, हमें कुछ देखे मनाजिर लगे होंगे सब जा रहे थे। हाँ, देखे लग रहे थे। तो हमारी ना, मैं हसन साहब की बात से मुतफिक हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारी कुछ भी मुश्तरक नहीं, कुछ मुश्तरका भी हैं। और जराबों में सिगरेट रखने से हो सकता है कि उसका नशा ज़्यादा हो जाता है उस सिगरेट का। कभी ट्राई करते, हसन साहब तो बता सकते थे, लेकिन पता नहीं वो क्यों रखते थे। आपने जो सवाल किया ना, देखें ये बात आपकी दुरुस्त है, मुसलमान मुल्कों में जमहूरियत एक प्रॉब्लम है। और जो सियासी शऊर आया, जो बंगाल है, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कब्ज़ा तो बंगाल पे किया था, और फिर सिस्टम भी सबसे पहले वहीं बने। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मुसलमान थे, और मुसलमानों को ये ज़ोम रहा सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को कि हम हुक्मरान तबका हैं और हमारे ज़ात पात बहुत ज़्यादा है। वो जो अच्छा डीएनए आया था इधर से, सेंट्रल एशिया से, जो नई तहकीक आई है उसके मुताबिक उसी ने आके यहाँ ज़ात पात का ये निज़ाम शुरू किया। उससे पहले यहाँ इतना ज़ात पात का निज़ाम था ही नहीं। बल्कि तो वो ज़ात पात के हम उस खुमार से नहीं निकल सके, हम उस खुमार से नहीं निकल सके। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी थी वो पहले बनी, बॉम्बे में बनी, और मुस्लिम लीग जो बनी वो ढाका में बनी। मुसलमानों में कम से कम बंगालियों में शऊर बाकी तमाम सब कॉन्टिनेंट से ज़्यादा था, लेकिन फिर भी बहरहाल पीछे था। तो इसलिए एक वजह तो ये है कि मुसलमानों में जो खुमार है, और वो और ये जो हसन साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि हमारा ख़र्चा, हम चादर अपनी उतनी होती नहीं जितने पाँव फैलाते हैं, इसलिए हर महीने के आखिर में हमारा ख़र्चा ख़त्म हो जाता है। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया बेहतर हो गई है। और दूसरी बात यह है कि मैंने देखा कि दुनिया में जितनी तरक्की हुई है ना, वेस्ट की आप तरक्की देख लें, इन सब ममालिक ने किसी, ये इम्पीरियलिस्टिक ममालिक थे, रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, किसी भी एम्पायर का नाम ले लें, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर, उन्होंने दूसरे मुल्क में कब्ज़ा किया, वहाँ को लूटा, ला के अपने मुल्कों को उन्होंने बना लिया। हमें ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला सब कॉन्टिनेंट को, इसलिए हम सबसे ही पीछे रह गए हैं। यह अफ्रीका है, क्योंकि उनको भी मौका नहीं मिला। एक चाइना वाहिद मुल्क है दुनिया में इस वक्त जो तरक्की कर रहे हैं, इसके बगैर कि उन्होंने दूसरे मुल्कों पे कब्ज़ा नहीं किया। इवन जापान ने भी दूसरे मुल्कों पे कब्ज़ा किया और उस तरह उन्होंने अपने आप को एक इम्पीरियल पावर साबित किया। तो हमारे लिए चाइना की मिसाल बेहतर है, बजाय इसके कि हम इधर देखें कभी उधर देखें। और वो यही है कि सर झुका के मेहनत करें, अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट करें, मुआशी तरक्की करें, और फिर जाके हम शायद कहीं कौमों में अपनी कोई जगह बना सकें। हमने तो अभी सोचा नहीं है कि हम कुछ करेंगे अबसार साहब, मगर बांग्लादेशियों ने सोचा है कि वो कुछ करेंगे जरूर, और उन्होंने फाशिस्ट गवर्नमेंट को उलट दिया है। वहां पर उनका मुस्तकबिल नजर आता है, जो वो चाह रहे हैं मिल जाएगा। देखिए, ये भी हमारा प्रॉब्लम है, हम हर गवर्नमेंट को फैशिस्ट कह देते हैं। तो और क्या कर रही थी शेख हसीना वाजिद ने, हसीना वाजिद ने, सर उनके इलेक्शंस पे सवालिया निशान है। हसीना वाजिद ने
बांग्लादेश में हुकूमत की है, इतना अरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत की है। आप बांग्लादेश की तरक्की की आपने इतनी मिसालें दी हैं, आप बताएं सिंध में गुर्बत कम हुई है? खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हो गए हैं एक हुकूमत को, क्या वहाँ गुर्बत कम हुई है? नहीं हुई ना। हमारे ये मसाइल नहीं जो उनके हैं, वो जो जैगम साहब ने बात किया कि अगर आप तरक्की हो भी जाए और इंसानी हकूक को डिनाई करेंगे तो वो तरक्की ट्रांसलेट नहीं हो सकती एक परमानेंट सिचुएशन में, जो कि यूरोप ने, वेस्ट ने की है। वेस्ट के जितने ममालिक थे दूसरे ममालिक के लिए जालिम थे, वो जो उनकी कॉलोनी थी, लेकिन अपने लिए जो थे वो हल्का या रेशम थे। वो उन्होंने अपने लोगों पे जुल्म नहीं किया। हम क्या करते हैं, हम दूसरों के लिए तो किराए पे दस्तयाब हैं, अपने लिए अपने लोगों पे हम बहुत जुल्म करते हैं। और ये हमारे घर से ये काम शुरू होता है, पूरे मुल्क के लेवल तक जाता है। हमारे कोई, मैं बॉस हूं, अगर मेरा कोई सबॉर्डिनेट हो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। कोई घर में मुलाजिम मुझे मिल जाए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। कोई गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाले को नहीं छोड़ेगा, मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले के ऊपर चढ़ा देगा, साइकिल वाला पैदल को नहीं जगह देगा। हमारे पास जरा सी ताकत आती है ना, ये हमारे कोई तो हम जोन में मुब्तला हो जाते हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा अफसार साहब, आगे बढ़िए। हमारे कल्चर में प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे कल्चर में प्रॉब्लम। शहजाद साहब, हम जब बांग्लादेश की बात करें, बात भी हुई और तारीख भी देखें, तो सियासी शऊर इस खित्ते से कंपैरिजन, यानी अपने आप से देखा जाए तो ये गुफ्तगू हो रही है वहां बेहतर है। तरक्की हो जाए, हुकूक ना मिले तो फिर वो सियासी शऊर उठा देता है आपको क्या लगता है? बांग्लादेश की तहरीकें भी बहुत रही है, तलबा इस वक्त हमें सड़कों पर नजर आए, इतने शऊर तहरीकों के बाद भी बांग्लादेश एक फंक्शनल डेमोक्रेसी क्यों नहीं बन सका? बहुत अच्छा सवाल है। एक पहली बात तो ये है कि आवाज़ खल्क जो है ना, उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। अगर कोई सबक सीखना है तो ये सीखो, जहां पर अवाम खड़े हो जाएं और आवाज़ उठाएं, उस आवाज़ को सुनना चाहिए और उसकी ताज़ीम करनी चाहिए उस आवाज़ की। जो नहीं करते उनका ये हाल होता है। तुर्की देख लें, फिलिपीन देख लें, मिस्र देख लें, दुनिया भर में जहाँ हुआ, जहाँ अवाम खड़े हो गए वहाँ पर उसके बाद जो मामलात हुए वो इसी तरीके के होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपका सवाल कि यहाँ क्यों नहीं और वहाँ क्यों, तहजीबी शऊर, तहजीबी बात कर रहा हूँ, ज़ाती या सियासी नहीं, तहजीबी शऊर और तहजीबी तहरीक, ये कौमों का असासा हुआ करते हैं और ये एक मिडिल क्लास को डिफाइन करते हैं। जहाँ मिडिल क्लास होगी वहाँ पर तहजीबी शऊर भी होगा और तहजीबी तहरीक भी होगी। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ड्राइव जन्म लेती है। लेकिन जहाँ मिडिल क्लास ख़त्म कर दी जाए, जिस तरीके से कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से ख़त्म कर दी गई है, और मैं उसके ऊपर आता हूँ, आपको बांग्लादेश के अंदर गो के पर कैपिटा की एवरेज जो है वो ऊपर चली गई, वहाँ के फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गए, मैं उसकी बात करता हूँ बाद में। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान का ताल्लुक है, मिडिल क्लास को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दिया गया। इस वक्त आज हम जिस मिडिल क्लास को डिफाइन करते हैं वो सिर्फ वो हैं जो सरकारी मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन, वो सिर्फ मिडिल क्लास है। वरना यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज पत्तों की या गवर्नमेंट जिम्मेदारा कॉलेज गुजरात, अगर वहाँ पे कोई एजुटेशन हो तो कोई कवर करेगा उसको। लेकिन जहाँ पर तहजीबें इस तरीके से रिएक्ट करती हैं जिस तरीके से वहाँ हुआ, इस वजह से उनको कवरेज भी मिलती है, उनको उनकी पजीराई भी होती है, आपस में मिलते हैं और फिर उसके बाद एक आवाज़ जन्म लेती है। आपका सवाल ये कि क्या ये जो मिडिल क्लास है ये किस तरीके से ख़त्म होती है? जहाँ पर इस्तेसाली निज़ाम होगा, जहाँ इस्तेसाली निज़ाम होगा। आपने फाशिज्म का जिक्र किया ना, मैं इसको इस्तेसाली निज़ाम कहता हूँ। और जो आपको बांग्लादेश की तरक्की नज़र आती है वो इस्तेसाली निज़ाम किस लिए है? क्योंकि 4 कुव्वतें या 3 कुव्वतें हैं वहाँ पर या एक हसीना वाजिद है, खालिदा जिया है, आर्मी है वहाँ पे, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स का वहाँ पर दौर रहा, आपने हाइब्रिड निज़ाम या एक बांग्लादेशी मॉडल का जिक्र किया। चारों चीजें हो चुकी, लेकिन इस्तेकाम फिर भी नहीं आया। 4 तजर्बे हो चुके, इस्तेकाम क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट करने का अमल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो गेंद है वो इन चारों के बीच में शेयर की जाती है। सिर्फ हसीना वाजिद को हटा दिया जाए, वाह 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 होगी, खालिदा जिया के पास चलेगी, आर्मी के पास चली गई, किसी के हाइब्रिड निज़ाम के पास चली गई, कोई बांग्लादेशी मॉडल आ गया, तो ये हक नहीं। जहां पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं, अवाम की मौजूदगी ना हो, मौजूदगी, हम अवाम की नुमाइंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें कवर कर जाते हैं कि अवामी नुमाइंदे अवाम की आवाज लेके चले हैं, उनकी आवाज कौन सुनता है? तो जहां पर फाशिज्म क्या होती है? फाशिज्म होती है इनइक्विटी, जहां पर अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो जाए। एवरेज पर कैपिटा की बात ना करें, मुझे ये बताएं कि असल में लोगों के हकूक कितने उनसे छीने गए, कितने लोगों को अपनी जगह अपनी काबिलियत के मुताबिक हकूक नहीं मिले,
उनको वो जगह नहीं मिली माशरे के अंदर जो कि उनको मिलनी चाहिए थी। बांग्लादेश को इस नजरिए में देखें, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, वहां पे जो हुआ है, वहां पे लोगों ने आवाज खड़ी की है कि ये इस्तेसाली निज़ाम जो है इसको खत्म होना चाहिए। ये जो खालिदा जिया और हसीना वाजिद के बीच में खेला जा रहा है बार बार, इसको रुकना चाहिए। इसके लिए अवामी नुमाइंदगी नहीं, अवामी मौजूदगी होनी चाहिए। और एक और चीज, खतरा क्या है? खतरा यह है कि मिस्र की तरह या किसी और मुल्क की तरह उठ के वापस घरों को चले जाएं कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। अच्छा, कामयाबी ये होती है कि आप मेक श्योर करें कि अब आपने जो अमल शुरू किया है इसको मुकम्मल आखिर तक लेके जाएं। आखिर तक मुकम्मल क्या है? अवामी मौजूदगी, नुमाइंदगी नहीं। नुमाइंदगी का कोई तरीका बनाएं, लेकिन अवामी मौजूदगी भी इंश्योर करें। पॉलिटिकल पार्टीज को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा, अपने मुकम्मल अपना जो हैयत है उसको तब्दील करना पड़ेगा, ताकि अवामी मौजूदगी वहां पे हो, अवामी नुमाइंदगी ना हो सके। दुरुस्त हो गया। इसलिए ये जो एक तमाशा कभी जमहूरियत के लिबादे में, कभी किसी और लिबादे में हम पे हावी किया जाता है, इस वजह से कौमें उठती हैं। अब ये वजह कि कौम क्यों नहीं उठती, जरा ये देख लें सिंध और पंजाब में क्या खाते हैं लोग जो कि वहां नहीं खाया जाता, जो वो खाते हैं वो हम क्यों नहीं खाते। तो शायद इसमें भी कुछ हमें मिल जाए। ये भी एक तहजीबी सवाल है, ये भी एक तहजीबी सवाल है। इसके ऊपर भी किसी को रिसर्च, सोशल साइंटिस्ट की जरूरत है, आज पॉलिटिकल साइंटिस्ट की जरूरत है। दूसरे साइंसदान हट जाएं, इनको आगे आने दें ताकि लोग बताएं कि इस कौम को क्या है, किस वजह से इसे। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये आफ्टर ऑल एक लिमिट होती है, एक हद तक जा सकते हैं आप इस्तेसाल करने में लोगों को। ये इस्तेसाल खत्म होना पड़ेगा, और जब किया जाता है तो उस वक्त फिर उन लोग ही खड़े होकर अपने शहजाद साहब, आपके इसी पॉइंट पर गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं कि अगर अवामी मौजूदगी ना हो तो निज़ाम इस्तेसाली है, और फिर तरक्की के बावजूद हुकूक ना मिले तो अवाम रिएक्ट करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बानी पीटीआई को रियलाइजेशन कि फौज के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, मगर वहां से जवाब है कि अब बहुत हो गया। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बानी पीटीआई ने कहा है कि अगर फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात न रखे जाएं तो हमाकत होगी। फौज के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई के मुताबिक उनकी हुकूमत के खात्मे के बाद उनकी तनकीद अफराद के खिलाफ रही, फौज के इदारे के खिलाफ नहीं। फौजी क़यादत के बारे में गलत फहमियों को पूरे इदारे के खिलाफ नहीं ठहराना चाहिए। यू टर्न पर यू टर्न और एक दिन बात करके दूसरे दिन उससे मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हो जाने की रैपो इख्तियार कर चुके इमरान खान ने अगर सिद्क़े दिल से भी ये बातें की हों तो उनके लिए बहुत देर हो चुकी। सियासत में टाइमिंग की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। 9 मई को गुजरे 14 माह से ज्यादा का अरसा हो चुका। इस अरसे में बानी पीटीआई के तल्ख बयानात मामलात को मजीद बिगाड़ने का सबब बनते रहे। आज DGISPR ने इस सवाल के जवाब में फिर वाज़ेह कर दिया कि 9 मई पर पाक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। 9 मई पर पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौक़िफ़ था वो बरकरार है। फौज और अवाम में खलीज पैदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। 7 मई को DGISPR ने वाज़ेह किया था कि 9 मई करने और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सजा देना होगी। वो किरदार जिन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की, अगर उनको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया तो एक और 9 मई का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई लीडर या टोला अपने ही फौज पर हमलावर हो, शोहदा की तज़हीक करे तो इससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो कौम के सामने सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे। DGISPR के मौक़िफ़ के बाद क्या ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि बानी पीटीआई ने मामलात को समझने में एक मरतबा फिर देर कर दी? ऐसे में सवाल यही है कि सियासत जैसे बेरहम खेल में टाइमिंग की अहमियत को ना समझने वाला सियासतदान क्या ज्यादा देर तक इस खेल का अहम हिस्सा रह सकता है? इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल आप सबके लिए, अगर फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात ना रखें तो हमाकत होगी। बानी पीटीआई। 9 मई के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। DGISPR। अब बानी पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचा है? शहजाद चौधरी साहब, दोनों तरफ से मौक़िफ़ अब वाज़ेह तौर पर मौजूद है। आपके ख्याल में क्या बानी पीटीआई के पास कोई ऑप्शन है तो क्या है? पहली बात है, बानी पीटीआई नहीं है। और अगर मैं और आप ये बात करेंगे तो हम बानी पीटीआई को पीटीआई समझना शुरू कर देंगे। क्या पीटीआई की अपने तौर पे कोई हकीकत है? मेरे ख्याल में तो हमारी सियासत की रूह से जरूर हकीकत है। तो पीटीआई की हकीकत ज्यादा जरूरी है बानी पीटीआई से। मैं पता नहीं कब से ही शोर मचा रहा हूँ, बानी पीटीआई की अपनी कोई हैसियत नहीं है। अगर वो पीटीआई की वजह से है तो फिर मैं उसको तब इज्जत दूंगा, लेकिन अगर उसकी वजह से पीटीआई है तो मेरे दिल नजदीक या दिल में कभी कोई इज्जत उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। 1 नंबर 2, जो गलतियां कोई इंसान करे चाहे जो मर्जी हो, ना हम अपनी पार्टियों को किसी शख्सियत के साथ जोड़ें
और जो जोड़ते हैं हम जुल्म करते हैं उस निज़ाम के ऊपर जो कि पाकिस्तान को बनाने के लिए जिसको हम कायम करते हैं सियासत के तौर पे। कोई शख्सियत एक अहम नहीं है। हम बहुत इंपॉर्टेंट आराम से कह देते हैं कि नवाज शरीफ के बगैर PML नहीं है। क्यों नहीं है? नवाज शरीफ एक वाहिद अल्लाह ताला ने एक चीज़ पैदा की है जिसकी वजह से PML कायम है। तो खुदा का खौफ करें। ये इंसान कुछ भी नहीं होता, एक लम्हे की मार नहीं, एक लम्हे की मार नहीं है। तो ये सियासत खत्म हो जाएगी इस मुल्क के अंदर। तो इसलिए एक तो ये, और जब तक हम फोकस शख्सियात पे रखेंगे इस किस्म के मसाइल हमारी सोच के अंदर आते रहेंगे। तो बानी PTI ने जो किया है, जो उसके ऊपर इल्जामात हैं, उसको जाके अदालतों में उसको फेस करना है, फाइट करना है, वहां पे जाके करे। ना ये किसी और को सुनानी किसे और नो, दसवीं किसे और नो, सुनानी किसे और नो, ये मामला खत्म होना चाहिए। डायरेक्टली एड्रेस करो कि तुम एक मुलजिम हो और जाओ जाके अदालतों में अपने आप को दिफा करो, नहीं तो जाके अपनी सजा भुगतो। तो मेरा ख्याल है अगर हम ये रास्ता इख्तियार करेंगे तो शायद हमारी क्लैरिटी आ जाएगी। ये जो हम इशारों कनायों में गुफ्तगू करते हैं, हमें इससे बचना चाहिए, हर लेवल पे बचना चाहिए। और खासतौर पे DG ISPR साहब को तो जरूरत ही नहीं है ये बात करने की। जो मुलजिम है, जो इस पर इल्ज़ाम है, उसको अदालत के आगे पेश करो और जाके अपने प्रोसिक्यूशन करो और डिफेंस का मौका दो उसको। तो मेरा ख्याल है उस तरीके से देखना चाहिए। तो ये टाइमिंग की बात नहीं है। हाँ। एक इंसान, कोई एक इंसान जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उसको दिफा करना है। तो मैं इसको टाइमिंग शाइमिंग या सियासी तौर पर कोई सियासी अमल नहीं समझता। इसे सियासी अमल वो है जिसका हमने पहले सवाल में जिक्र किया, ठीक हो गया, अवाम की पार्टिसिपेशन और जो उनके लीडरान हैं उनका डिलीवरी उन लोगों को, वो सियासत है, ये सियासत नहीं। ठीक। हसन निसार साहब, मगर सियासी अमल कहाँ? वहां पर इमरान खान साहब तो हर माने बगैर कहते हैं कि बात करूंगा तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा तो मिलिट्री क़यादत से बात करूंगा। उनके लिए तो हर रास्ता उधर जाता है। तो फिर क्या बात ही ना की जाए इसके ऊपर? नहीं, मैं आपने सवाल में से और सवाल निकाल लिया, मैं इसका जवाब नहीं देता, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह, अवामी नुमाइंदगी नहीं, अवामी मौजूदगी जी, ये एक जुमला करोड़ जुमलों पे भारी है, जिसपे मैं शहजाद साहब को खराज तहसीन और सुनने वाले सुन लें। अवामी नुमाइंदा को मारो गोली, अवामी नुमाइंदगी नहीं, अवामी मौजूदगी, यही पाकिस्तान का अलमी है। ज़बरदस्त शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने फरमाया कि सियासत में टाइमिंग की बहुत अहमियत। तो बीबी सिर्फ सियासत नहीं, जिंदगी सवाए टाइमिंग के कुछ नहीं। जब आप रपटते हो, गिरते हो या लड़खड़ाते हो तो वो टाइमिंग की गलती होती है। जिंदगी सवाए टाइमिंग के कुछ नहीं। अब चलते हैं ज़रा मैं बिरादर अजीज़ अपने लालपुरी अफसार साहब की तरफ, चूँकि मेरा जवाब एक जुमले में होगा कि खौफनाक किस्म की ज़ात पात ही हिंदुस्तान की पहचान थी और आज भी है। ब्राह्मण, खत्री, दलित, मलिक, शूदर, इसी का साया है हम पे, इसी की नहुसत है आज भी। हम जब कमी चौधरी कहते हैं तो हम दलित, मलिक, शूदर नहीं कहते, वही कुछ हैं। और एक बात याद रखें, तारीख में लिखा है, सलातीन दिल्ली में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने दलितों, मलिकों, शूदरों के इस्लाम कबूल करने पे पाबंदी लगा दी थी। उस वक्त भी जानते थे कि इसका अल्टीमेटली नतीजा क्या होगा। ये मैंने नहीं लिखी किताबें। अब चलते हैं आपके, हाँ, कबूल इस्लाम पे पाबंदी, दलित, मलिक, शूदर सदियों के मरे हुए, वो आज भी किसी भी शक्ल में हो वही कुछ करते हैं। बुत नहीं पूछते, शख्सियात को पूछते हैं, जिसकी तरफ इशारा किया शहजाद साहब ने भी। ये रियलिटी है तारीख की। अच्छा, अब एक जुमले में आपके सवाल का जवाब के बीबी, सवाल आपका क्या है? अब बानी PTI के पास क्या ऑप्शन बचा है? याद रखें, ऐसे खेल में 24, 25, 26 करोड़ मुल्क के इस लेवल के खेल में आखिरी और असल ऑप्शन का तयन सिर्फ तारीख करती है। बाकी टेवे और शॉट्स इन द डार्क से ज्यादा कोई अहमियत नहीं। ठीक है, आप पता नहीं कि ऑप्शन किसको समझती हैं। अब तो तारीख ही बताएगी। फिर एक ब्रेक लेते हैं। ठीक है जी, ब्रेक के बाद बेगम साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि तारीख क्या लिखेगी जो आज हो रहा है। इस ब्रेक के बाद
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। अब सार साहब, वो जो साथ थे, जब वो ना हुआ तो उसके बाद एहतजाज, धमकी आमेज बयानात, सोशल मीडिया, गैर मुल्की आर्टिकल्स, अमरीकी करारदादें और उसके बाद फिर मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी गई है। एक बार फिर बता दिया गया है कि रास्ता क्या है। बानी पीटीआई की हिकमत अमली नाकाम हुई है, टाइमिंग समझा जाए कि वो समझ नहीं पाए, या फिर सियासी सोच में नापुख्तगी है। देखिए, मेरा ख्याल है खान साहब के पास दो ऑप्शन है सिर्फ, एक है इनकलाब का और दूसरा फ्रिज का। जो उन्होंने चूज करना कर ले। फ्रिज का और कुछ नहीं होना। फ्रिज कहां से आ गया? फ्रिज मांगी गई है भाई, फ्रिज मांगी गई है। गर्मी है, देखें गर्मी में इनकलाब थोड़ा सा लाना मुश्किल होता है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड। अब एसी चल रहे हैं यहाँ पे 3 इस स्टूडियो में, तो बाहर निकल के पता चलता है कि इनकलाब कितना नहीं। मगर खान साहब तो गर्मी में यहाँ अगस्त में चले थे, आप भूल गए इस्लामाबाद कितना हब्स और गर्मी का मौसम होता है, आप भूल गए 126 दिन को। भाई वो तो बाहर थे ना, खुली फिजा थी, अवाम साथ हों, लोग आगे पीछे हों, कैमरे लगे हुए हों, खुफिया मीटिंग्स हो रही हों यहाँ सेफ हाउसेस में, फिर इनकलाब बहुत करीब नज़र आता है। लेकिन जेल के कमरे में और आज़ादी में बड़ा फ़र्क होता है। और बात असल ये कि ट्रस्ट डेफिसिट है, और ट्रस्ट डेफिसिट नहीं ख़त्म नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि अगर खान साहब की उम्र 35 साल होती तो शायद उन पर ट्रस्ट ज़्यादा बार कर लेते। इस एज में जितनी बार उन्होंने ट्रस्ट को बिट्रे किया है उन लोगों के जो उनको लेके आए। कैसी बातें वैसे आज आप कर रहे हैं, कभी फ्रिज के ऊपर बात कर रहे हैं, कभी उम्र पे बात कर रहे हैं, गैर संजीदा सी गुफ्तगू नहीं हो गई अब सार साहब? नहीं, देखें इस उम्र में फ्रिज में रखी हुई चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, थोड़ी ठंडी हो, पानी ठंडा हो। जवानी में तो इंसान गर्म पानी भी पी लेता है, पानी के बगैर भी रह लेता है, लेकिन एक कंफर्ट लेवल जब इंसान का आ जाता है ना, उससे कम कंफर्ट में गुजारा नहीं होता है। बांग्लादेश में देख लें, नौजवानों ने स्टूडेंट्स से इनकलाब लेके आए हैं ना हमारे और आप जैसे स्टूडियोज में बैठ के, तो हम पिछले कई सालों से इनकलाब ला रहे नहीं आ सके। ठीक है ज़ैगम साहब, अगर बानी पीटीआई अपने इस ताज़ा मौक़िफ़ पर जो उन्होंने ताल्लुकात की बात की है, इस पे रहते हैं, कोई यू टर्न लेते नहीं है, वापस एकदम से खफा होकर फिर ना कुछ अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बोल दें, तो क्या आज नहीं तो कल इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत और ताल्लुकात दोबारा से रिवाइव हो सकते हैं? इम्कान है? नहीं तो आप क्या समझती हैं कि जो लव लेटर पे लव लेटर जा रहा है, इसको दूसरी तरफ खोलकर पढ़ा ही नहीं जा रहा, इसकी किश्तियां बना के नाला लई में भाई जा रही हैं? ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इमरान खान आज भी हैंडसम हैं और बहुत हैंडसम हैं। आप देखिए किस लिहाज से, आप देखिए उनके साथ डेमोग्राफिक्स कौन है, उनके फॉलोअर्स कौन हैं। वो अर्बन मिडिल क्लास जो ऑक्सीजन है इस्टेब्लिशमेंट का, जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है। दूसरे नंबर पे मकबूल जमात, मकबूल तरीन जमात। मुल्क की फौज एक मकबूल तरीन जमात से ज़्यादा देर खफा नहीं रह सकती, क्योंकि मकबूल जमात का मतलब है करोड़ों अवाम, और साथ साथ वो दूसरी जमातों की नामकबूलियत का, नामाकूलियत का, उनकी नाकामियों का बोझ इंडेफिनेटली नहीं उठा सकती। और इस्टेब्लिशमेंट को अल्टरनेटिव की ज़रूरत होती है। एक हुकूमत में हो तो उसके रकीब से भी ताल्लुक बनाने पड़ते हैं, वरना ब्लैकमेलिंग होती है। ख्वाजा आसिफ क्या बता रहे हैं कि 2019 में आंख भटकी हो रही थी। आप जरा तसव्वुर कीजिए, जिस वक्त इधर नारे बज रहे थे, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और पर्दे के पीछे यह खेल भी चल रहा था। क्या बात है इनकी। तो अब क्या सब कुछ बदल गया? सब कुछ बदल गया सिर्फ 9 मई की वजह से। 9 मई पर इख्तलाफ जरूर है, और 9 मई पर फौज पीछे नहीं हटेगी, और फौज को पीटीआई का बयानिया हरगिज काबिल कबूल नहीं है कि वो फौज पर इल्ज़ाम लगाए। लेकिन इमरान खान कह चुके हैं कि वो तो उनके बंदे ही नहीं थे। जो 5-10 मेन बंदे हैं, बड़े बड़े बंदे हैं, इनके अलावा बाकी लोगों को किसने पूछा है? तो फिर अभी खान साहब को और क्या करने की जरूरत है? अब गुंजाइश या ऑप्शन क्या है उनके हाथ में? मेरे ख्याल में उनको जो करने की जरूरत है उनको बता दिया गया है, उन्होंने करना शुरू कर दिया है, बर्फ पिघलने लग गई है। अच्छा, वहां से भी लेटर ही लिख दिया गया है वापस? मैं थोड़ा सा जी, देखिए टाइम लगता है ना मोहब्बत को रिवाइव होने में। पुरानी मोहब्बत में अगर कोई दरार आ गई हो तो दोबारा मोहब्बत को बनाने में वक्त तो लगता है। लेकिन मैं अबसार साहब से सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि मेरा भी ख्याल ये था कि इमरान खान बहुत जल्दी टूट जाएंगे। बहुत लाडों में पला हुआ बच्चा है, बहुत आसाइश में पला हुआ बच्चा है, लेकिन उसने मेरे ख्यालात को तो पिछले 1 साल में मुकम्मल तौर पर गलत साबित किया है, जेल को भुगता है।
ठीक हो गया जी। तो ज़ैगम साहब ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदल सकते दिनों में, तो फिर ये भी देखने की बात होगी कि हुकूमत की परेशानी जारी रहेगी या कहीं कम कर पाएगी। आने वाले प्रोग्राम्स में डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।